डियर यूपीएससी ईपीएफओ एस्पिरेंट्स, हमारी सीरीज की कॉन्सेप्ट्स इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी में आज हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट या फिर औद्योगिक विवाद, जो कि ना सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन लेबर लॉ का, बट इसने कई देशों का इतिहास भी बदले हैं और कई देशों के नए इतिहास लिखे भी हैं। बट मैं दीपक ठाकुर, आपका एज अ मेंटर फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन लेबर लॉ एंड टू प्रिपेयर यू फॉर EPFO, Enforcement Officer, Account Officer and APFC, Assistant Provident Fund Commissioner के लिए मैं क्योंकि आपकी मेंटरशिप कर रहा हूं, तो मेरा फोकस रहेगा आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के प्रोविजंस के कॉन्टेक्स्ट में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट समझाना। नाउ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, क्या इसका मीनिंग है, कितनी टाइप की स्ट्राइक्स होती हैं, और साथ ही साथ क्या स्ट्राइक्स को रेगुलेट करने के प्रोविजंस भी हैं। है तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं, और साथ ही हम बात करने वाले हैं कि न्यू लेबर कोड ने इसमें क्या चेंजेस किए, बिकॉज काफी सारे अहम चेंजेस जो है न्यू लेबर कोड ने किए हैं। स्पेसिफिकली आज के टॉपिक से अगर मैं रिलेट करूं तो कोड ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हम बात करने वाले हैं। सो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एंड सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इटसेल्फ, कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता क्या है। नाउ अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की, तो खास बात यह है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वो हो सकता है किसी भी तीन तरह के कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज के लिए और किसी भी ऐसी बात के लिए। नाउ समझिएगा, यहां पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कैन हैपन और कैन बी एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट विच इज एसोसिएटेड विद द एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। मतलब आपसे के काम से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो वो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाएगा। आपका रोजगार, आपकी तनख्वाह, आपकी वेजेस, आपके अलाउंसेस, ये सब कुछ इसमें आते हैं। इसके साथ साथ नॉन एम्प्लॉयमेंट, मतलब अगर आपको काम से निकाल दिया गया उसके वजह से जो आपको डिस्प्यूट अराइज हो सकता है, वो सब भी इसका पार्ट रहता है। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड और भी कई सारे प्रोविजंस इसमें आ जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड द इंडस्ट्री ऑल्सो। नाउ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किन के बीच में हो सकता है, तो ये तीन तरह के लोगों के बीच में या तीन तरह की ग्रुपिंग हम इसमें लेके चलते हैं कि तीन तरह की ग्रुपिंग्स हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। पहली बात, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई। जो एम्प्लॉयर है वो और जो एम्प्लॉई है, इन दोनों के बीच में हो सकता है, मतलब मालिक और कामगार के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, जो कि ऑब्वियस है। लेकिन कई बार क्या होता है, वर्कर और वर्कर के बीच में भी डिस्प्यूट हो जाता है। ये कैसा डिस्प्यूट है? ये डिस्प्यूट है जहां पर डिस्क्रिपेंसी आ जाती है विद रिस्पेक्ट टू वेजेस, कि किसी के वेजेस दूसरे के वेजेस को उसको अलाउंस से ज्यादा मिल रहे हैं, इसको कम मिल रहे हैं सेम वर्क के लिए, तो वो भी एक तरह का डिस्प्यूट कंसिडर किया जाता है। और ऐसे ही विद इन द एम्प्लॉयज कई बार प्रमोशन का भी डिस्प्यूट हो जाता है, तो वो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कंसिडर किया जाता है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर। नाउ ये है बेसिकली मैनेजमेंट और ओनर के बीच का डिस्प्यूट भी, ये भी आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की कैटेगरी में हम इसको रखते हैं। तो दीज आर द टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स व्हिच आर डिफाइंड एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो ये हुआ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के प्रोविजंस के कॉन्टेक्स्ट में। इसके बाद हम आगे चलें। अब मैं आपको इसको थोड़ा और क्लियर समझाने के लिए एक रीसेंट एग्जांपल यूज कर रहा हूं। इसी हफ्ते का एक न्यूज है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किया जिसमें उन्होंने एयर इंडिया के एम्प्लॉयज के द्वारा एक इशू रेज किया गया था। कोर्ट में वो गए थे कि हम आफ्टर प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयर इंडिया के प्राइवेट होने के बाद से, हमें पता है कि अब टाटा से ले लिया, पहले गवर्नमेंट चलाती थी, तो उसके बाद से कई सारे उनको जो बेनिफिट्स मिलते थे वो विड्रॉ कर लिए गए हैं। एयर इंडिया के जो सीनियर ऑफिशियल्स है उनको कई बड़े घर मिला करते थे मुंबई में या महाराष्ट्र में। अब एयर इंडिया ने उनको नोटिस दिया है कि आपको ये विकेट करने पड़ेंगे, तो इसके खिलाफ वो कोर्ट गए। कोर्ट ने डायरेक्शन फाइनली अब ये दिया, जो कि अभी इस हफ्ते की न्यूज है, दैट इज कि आप बिकॉज वो तो ये लेके गए थे कि ये एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, क्योंकि हमें हमारी नौकरी के साथ जुड़ा हुआ हमारा घर भी रहता है, हमें ये घर तभी मिला है क्योंकि हमारी नौकरी है एयर इंडिया में, तो इस डिस्प्यूट के साथ वो गए। लेकिन कोर्ट ने बोला कि एज पर एयर इंडिया हाउसिंग रूल्स आपको ये घर जो मिला है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर अलाउंसेस, ये आपको अलाउंसेस का पार्ट नहीं है, तो ये आपका राइट नहीं है। इट इज नॉट योर राइट, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट, बट एक्चुअली इट इज अ वेलफेयर फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है एयर इंडिया, वो
आपके लिए एक वेलफेयर कर रही है, अगर आपको घर देती है, इसका आपके अलाउंसेस से या आपकी एम्प्लॉयमेंट से एसोसिएशन नहीं है। इट इज अ एडेड वेलफेयर एक्टिविटी विच इज डन बाय द इंस्टीट्यूशन। तो उन्होंने बोला कि ये आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं है। नाउ इसी तरह से करंट अफेयर से हम जो है टॉपिक्स को लिंक करते हैं इन आवर एडवांस एंड द एडवांस कोर्सेज ऑल्सो, जो सक्सेसट्री आपको थ्रू वेरियस कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। नाउ क्योंकि ये न्यूज़ है तो ऑफ कोर्स यूपीएससी कैन फ्रेम अ क्वेश्चन अराउंड इट कि भाई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता क्या है, उसमें आपको पॉइंटर्स दे देंगे कि भाई हो सकता है उसमें एयर इंडिया का भी एग्जांपल आ जाए, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो ये है हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के कॉन्टेक्स्ट में क्लैरिटी। अब इसके बाद आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो डिस्प्यूट तो मैंने बता दिया क्या क्या हो सकता है। नाउ दूसरी बात है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कौन कौन सी इंडस्ट्री जो है इसमें कवर अप होती है, मतलब कौन से डिस्प्यूट के लिए आप किस इंडस्ट्री को लायबल बना सकते हैं या उससे वो बेनिफिट लेने के लिए आप ट्रिब्यूनल या कोर्ट जा सकते हैं। नाउ तो इसमें सबसे पहली बात आती है कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग में हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार मैन्युफैक्चरिंग है, तो कोई कार बना रहा है तो वो मैन्युफैक्चरर है, तो वो इंडस्ट्री भी इसमें आ जाएगी, जैसे मारुति, जैसे होंडई एंड अकॉर्डिंगली वेरियस अदर कंपनीज। नाउ कोई कार बेचेगा भी तो वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन या सप्लाई का काम होगा, सो वो भी इसमें कवर होंगे। मतलब बहुत सारे एजेंसीज, बड़ी एजेंसी जहां पे दे हायर 10, 20 और 30 पीपल फॉर देयर फंक्शनिंग, तो वो सारा बिजनेस या वो सारी सप्लाई या डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस से एसोसिएटेड कंपनीज, जो भी चाहे गुड्स की हो चाहे सर्विसेज की, वो भी सारी इस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अकॉर्डिंग इस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कवर अप हो जाती है। दैट इज अबाउट द टू इंडस्ट्रीज। नाउ सिमिलरली वी हैव टू अदर प्रोफेशंस और टू अदर क्लास ऑफ इंडस्ट्रीज। वन इज बिजनेस एंड ट्रेड, जिसमें बिजनेस एंड ट्रेड जैसे कि बैंकिंग, तो बैंकिंग भी आपका इसमें कवर हो जाता है। ऐसे ही बहुत टिकटिंग, वेरियस अदर थिंग्स आप इसमें कवर अप कर सकते हो, जिसको भी आप बिजनेस की कैटेगरी में रखना चाहें, बिजनेस एंड ट्रेड की कैटेगरी में रखना चाहें। इसके अलावा प्रोफेशनल्स लाइक लॉयर, लाइक मेडिकल प्रोफेशनल्स, ये सब भी जो हैं ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के हिसाब से इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में आते हैं। तो मतलब अगर आप इन सबसे जुड़े हैं तो आप अपने अधिकारों के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर अप्रोच कर सकते हैं टू द वेरियस लेवल्स, चाहे वो ट्रिब्यूनल्स हो, चाहे वो कोर्ट्स हो, या फिर ऐसी कॉन्सिलिएशन ऑफिसर एंड सिमिलर वेरियस अदर मोड्स विच आर गिवन इन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ठीक है जी। नाउ आगे चलें तो हम बात करते हैं अब टाइप ऑफ डिस्प्यूट अगर हो गया है तो इसके बाद होता क्या है। मतलब आपका कोई इशू था, आपने रेज किया, सोल्यूशन नहीं मिला, आपके एम्प्लॉयर ने आपको लताड़ दिया या आपको आपकी बात नहीं सुनी, अनसुनी कर दी, तो दूसरा ऑप्शन है आप अपनी ट्रेड यूनियन के पास जाओ। अब ट्रेड यूनियन के पास सबसे बड़ा हथियार जो आता है वो आता है स्ट्राइक का। बट स्ट्राइक तो हमें एक हथियार के बारे में पता है, स्ट्राइक भी बहुत तरह की होती है। तो लेट्स डिस्कस व्हाट आर दोज थिंग्स व्हिच कम्स आउट ऑफ दिस डिस्प्यूट। तो कितने तरह के आपके पास हथियार आ जाते हैं। नाउ एक बात यहां पे क्लियर कर दूं कि अगर कामगार के पास या एम्प्लॉय या वर्कर के पास अगर कुछ अधिकार हैं, जैसे कि स्ट्राइक, अपनी बात मनवाने के लिए, तो एम्प्लॉयर के पास भी कुछ राइट हैं, कुछ अधिकार हैं जिसको वो यूज करता है, जिसकी भी हम बात करेंगे। नाउ तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या अधिकार या किस किस तरह की स्ट्राइक्स हो सकती हैं। सबसे पहली बात, अ सिंपल टर्म दैट इज स्ट्राइक, इसको भी हम डिफाइन करेंगे। एक होता है पिकेटिंग, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम डिस्कस करेंगे, और काफी वॉयलेंट एक माना जाता है घेराव, इसको भी हम डिस्कस करेंगे ना। इसके अलावा एम्प्लॉयर के पास भी एक सिस्टम है दैट इज लॉकआउट, मतलब एक फैक्ट्री के बाहर एक ताला लटका देना, यह भी एक तरीका है एम्प्लॉयर का प्रेशराइज करने का अपने एम्प्लॉइज को। नाउ अब बात करते हैं अगर स्ट्राइक है तो कितने तरह की स्ट्राइक्स की हम बात कर सकते हैं। तो देयर आर वेरियस स्ट्राइक्स लाइक इकोनॉमिक स्ट्राइक, लाइक जनरल स्ट्राइक्स। जनरल स्ट्राइक्स मतलब आपका पूरा का पूरा जो यूनियन है वो स्ट्राइक पर आ गया है, मे बी उनको और भी सपोर्ट दे रहे हो, मतलब मारुति वालों में स्ट्राइक हुआ तो होंडा वाले भी दे रहे हैं, होंडा वाले भी दे रहे हैं, तो एक जनरल ऑटोमोबाइल्स की मानेसर या गुड़गांव में स्ट्राइक हो गई, तो वो आपकी जनरल स्ट्राइक की कैटेगरी में आ जाता है। इकोनॉमिक स्ट्राइक्स मतलब ओवरऑल एक इकोनॉमिक इशू है आपका, फॉर एग्जांपल फार्मर्स का इशू आया 3 फार्मर्स लॉ के रिगार्डिंग, तो वो क्या है, उस इशू से जुड़ा हुआ तो फार्मर है, लेकिन अगर वर्कर, फैक्ट्री का वर्कर भी जुड़ जाए, उनकी यूनियन भी जुड़ जाए, तो इट इज अ इकोनॉमिक स्ट्राइक। नाउ देन यू हैव द सिंपैथेटिक स्ट्राइक, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सिंपैथेटिक स्ट्राइक में आप रेफरेंस ले सकते हो कि फार्मर की स्ट्राइक में लेबर यूनियन चली गई, या लेबर यूनियन की स्ट्राइक में फैक्ट्री लेबर की यूनियन में बैंकिंग यूनियन चली गई, ऐसी रेलवे की स्ट्राइक में बैंकिंग वालों ने स्ट्राइक कर दिया, तो दैट इज सिंपैथेटिक स्ट्राइक कि भाई हम भी आपके साथ हैं, आपका पूरा सहयोग करेंगे, आपने हमारा किया, हम आपका करेंगे। ऐसी पेन डाउन स्ट्राइक भी होती है,
जहां पे सिंपल बात होती है कि भाई हम जो है ऑफिस आएंगे, अटेंडेंस लगाएंगे, लेकिन सीट पे बैठे ना टूल उठाएंगे ना पेन उठाएंगे। जिसका पेन का काम है वो पेन नहीं उठाएगा, जिसका औजार से काम है जैसे कि लेबर, वो अपने औजार नहीं उठाएगा। तो ये भी एक तरह की स्ट्राइक होती है, दैट इज देयर। नाउ इसके बाद स्लो डाउन स्ट्राइक, कि भाई हम काम करेंगे लेकिन स्लो करेंगे। अगर एक दिन में मुझे जूते बनाने और मुझे 100 जूते एक दिन में मेरी फैक्ट्री में बनते हैं, तो उस दिन 20 बनेंगे या 30 बनेंगे, तो ये स्लो डाउन स्ट्राइक होता है। काम हो रहा है लेकिन स्लो स्लो, मतलब जूते को सिलने बैठे हैं तो स्पीड ऐसे होने के बदले वो ऐसे ऐसे चल रही है, ठीक है, दैट इज योर स्लो डाउन स्ट्राइक। नाउ इसके बाद आगे चलें। सो अब बात करते हैं स्पेसिफिक स्ट्राइक की इन कॉन्टेक्स्ट टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट स्ट्राइक के बारे में क्या कहता है। अब क्योंकि हम लेबर लॉस कर रहे हैं तो हमको स्पेसिफिक वर्डिंग पर भी ध्यान देना पड़ेगा। सो लेट्स सी द स्पेसिफिक वर्डिंग व्हिच इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू स्ट्राइक। सो इट इज सेड कि भाई स्ट्राइक मींस सीजेशन ऑफ वर्क, मतलब काम से आपने काम को रोक दिया है बाय अ पर्सन और अ बॉडी। मतलब ये कोई एक इंडिविजुअल भी कर सकता है या फिर पूरी बॉडी इसमें, या फिर आपकी पूरी यूनियन इसमें आ जाए, इट्स अ कॉम्बिनेशन, और या फिर इसका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। या फिर आपने काम रोकने के साथ साथ एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बताई जिसमें आपने रिफ्यूज कर दिया दैट यू विल नॉट बी कोऑपरेटिंग विद द एम्प्लॉयर ऑल्सो, कि आपने एम्प्लॉयर के साथ कॉपरेशन भी डिनाई कर दिया। तो ये होता है आपका स्ट्राइक। अब जैसे मैं आपको बताया स्ट्राइक बहुत तरीके से की जा सकती है, तो दिस इज द जनरल डेफिनेशन व्हिच इज गिवन इन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। नाउ नेक्स्ट इज पिकेटिंग। पिकेटिंग होता है धरनेबाजी। धरनेबाजी मतलब आप गेट को घेर के बैठ गए, आपने गेट के बाहर एक पैसेज तो छोड़ा जहां से एम्प्लॉयर जा सकता है, मालिक जा सकते हैं और बाकी भी जा सकते हैं, लेकिन आपने साथ उसी गेट के साथ साथ आप लाइन बना के बैठ गए, एक ह्यूमन चेंज बनाकर बैठ गए। अब इसके पर्पस होते हैं दो, एक तो एम्प्लॉयर को यह बताना कि हमारी यूनिटी है, और दूसरा लोगों आम जनता को भी ये दिखाना कि भाई इस फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ चल रहा है, हमारी तकलीफ की तरफ आप गौर फरमाइए, ठीक है। तो इस तरह से पिकेटिंग इज डन। Now picketing is a common word which is mainly used with respect to liquor, picketing against liquor। क्या होता था, गांधी जी ने ये औजार दिया, गांधी जी ने बोला कि भाई वुमेन उनके पास गई कि भाई हमारे इलाके में बहुत सारी लिकर शॉप्स खुल रही हैं और हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी फैमिली की बात अच्छी नहीं है। तो ये सेट कि भाई मेरे पास मत आओ, आप ऐसा करो, उस घिराव कर लो, नॉट घिराव बट पिकेटिंग या धरना शुरू करो उसी लिकर शॉप के बाहर। इससे क्या होगा, शर्मिंदा होकर वो यहां से चला जाएगा, या शर्मिंदा अगर वो मालिक नहीं होता है लिकर शॉप का, तो एटलीस्ट जो लोग आने वाले हैं वो शर्मिंदा हो जाएंगे, बिकॉज वुमेन्स लाइन में बैठी हुई है वहां पे धरनेबाजी में, तो दैट इज देयर, ठीक है। तो कई बात तो ये भी होगा कि उसी जो धरने बैठी हुई है वुमेन, उसी का हस्बैंड आ गया बॉटल लेने, तो वो भी शर्मिंदा होकर चला जाएगा या उसकी जाने का वेट करेगा, ठीक है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पिकेटिंग। नाउ सो एज पर दिस एक्ट, सो आप चाहे फैक्ट्री के गेट पर बैठ जाओ या अकॉर्डिंगली आप सस्टेन अपने आप को स्टेशन कर लो नियर द फैक्ट्री गेट और द प्रीमाइसेस और अकॉर्डिंगली। सो अब यहां पे एक बात समझने की ये है कि इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ना ही लोगों को, ना आपने रास्ता रोकना है, ना ही मालिक को। तो गेट बंद करके आप बैठ जाओ, वो भी नहीं कर सकते। अगर ये इसमें किसी भी तरह का वायलेंस इन्वॉल्व नहीं है तो ये परफेक्टली लीगल है। ये यूपीएससी ईपीएफओ का क्वेश्चन है, ठीक है। यूपीएससी ईपीएफओ में क्वेश्चन आता है क्या स्ट्राइक लीगल है, क्या पिकेटिंग लीगल है, या घिराव लीगल है कि नहीं। तो पिकेटिंग लीगल रहती है अगर इट डू नॉट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ वायलेंस। अगर इसमें किसी तरह का वायलेंस नहीं है तो इट इज परफेक्टली लीगल। बट यही बात हम घिराव के लिए नहीं कह सकते, बिकॉज घिराव में यू हैव दिस प्रॉब्लम दैट इज इट मे लीड टू वायलेंस। इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूं, शायद आपने मूवी देखी हो, एक मूवी थी अनिल कपूर की लाडला। उसमें एक सीन था जहां पे शीतल इंडस्ट्री की मालिक शीतल हरसेल्फ, सो इन्होंने इनका घिराव कर लिया, सारी की सारी लेबर इनकी कार घेर ली। सो वहां पे वायलेंस होने के चांसेस हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो घिराव को बहुत इलीगल माना गया, बहुत बड़ी एक थ्रेट माना गया, बिकॉज होता क्या है, वो उस गर्मा गर्मी में कोई हाथ उठा दे, कोई किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर दे, चाहे वो प्रॉपर्टी मालिक की हो चाहे फैक्ट्री की हो, तो इट इज कंसिडर्ड टू बी अ इलीगल थिंग। नाउ दैट्स व्हाई घिराव इज कंसिडर्ड टू बी अ इलीगल एक्टिविटी। इसको इलीगल एक्टिविटी माना जाता है। सो इट हैज बीन प्रोहिबिटेड specifically. Industrial dispute are prohibited from leaving the business or residential premises by the worker who block their exit through human barricade. तो human barricade बनाकर एक, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, एक ह्यूमन बैरिकेड बनाया गया और शीतल को आगे जाने नहीं दे रहे, या शीतल जी को आगे जाने नहीं दे रहे, तो दिस इज कॉल्ड एज घिराव। तो ये
इलीगल है, यूपीएससी में क्वेश्चन आता है तो आपने घिराव को हमेशा इलीगल मार्क करना है, इट इज नॉट अलाउड एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। नाउ इसके बाद बात आते हैं उस चीज पर जिसका अधिकार एम्प्लॉयर को है। सो एम्प्लॉयर को भी अगर लगे कि उसका जो कामगार है या जो यूनियन है वो इलॉजिकल डिमांड लेके आ रही है, या फिर हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के कहने पर वो यहां पे स्ट्राइक कर रही है, तो उसके पास भी एक औजार आता है जिसको बोलते हैं लॉकआउट। लॉकआउट में वो फैक्ट्री पे ताला लगा देता है और साथ ही ये भी बोलता है कि जब तक आप लोग ट्रैक पर नहीं आ जाते या अपनी इन डिमांड को नहीं छोड़ देते तब तक फैक्ट्री का ताला नहीं खोला जाएगा। सो इससे क्या होगा, जब तक फैक्ट्री नहीं चलेगी तो ये लॉस एम्प्लॉयर का तो है ही, लेकिन एम्प्लॉयर शायद फिर भी झेल जाए कुछ समय के लिए, एम्प्लॉय नहीं झेल पाएगा बिकॉज तब तक की उसको सैलरी नहीं मिल पाती या उसको और कंसर्न्स आ जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट। सो घिराव तो लॉकआउट एक तरीका है जिससे एम्प्लॉयर भी यहां पर अपनी बात को अच्छे तरीके से रख पाता है। सो इट इज अ टेम्परेरी क्लोजिंग ऑफ द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और द सस्पेंशन ऑफ द वर्क बाय द एम्प्लॉयर फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, स्पेसिफिकली टू कर्टेल द मिलिटेंट वर्कर्स। ठीक है, मिलिटेंट वर्कर्स, ये जो आप इमेज देख रहे हो इट एक्चुअली हैपेंड। जो मानेसर प्लांट है मारुतिसुजुकी का, वहां पर ये इशू हुआ कि भाई वर्कर्स बिकम सो वायलेंट कि वहां पे उन्होंने एक सुपरवाइजर और मैनेजर को का मर्डर ही कर दिया। एंड नाउ अभी बहुत लंबा केस चल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग वाज इन्वॉल्व, अभी देयर इज अ केस फॉर दैट। नाउ ये तो बात हो गई विद रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ स्ट्राइक्स एंड ऑल, बट अब ये स्ट्राइक कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन है। और उसमें सबसे बड़ी बात है विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक यूटिलिटीज। नाउ पब्लिक यूटिलिटीज के रिगार्डिंग का कॉन्सेप्ट जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ही आता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में, जिसमें की बात की जाती है कि भाई किसी भी इंडस्ट्री में को एक पब्लिक यूटिलिटी सर्विस डिक्लेयर किया जा सकता है। नाउ क्या है ये इंडस्ट्रियल पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, सॉरी फॉर द इंटरप्शन हियर। नाउ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज क्या है, एनी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर एनी सर्विस एज पब्लिक यूटिलिटी सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ एसेंशियल सर्विसेज एंड द गुड्स। ठीक है, इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको। ये न्यूज आप देख रहे हो, न्यूज आइटम ऑफ 2019। क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया, बिकॉज गवर्नमेंट का हमें पता है कि भाई मिंटिंग बहुत जोरों शोरों पे चल रही थी आफ्टर 2016, जहां पे डिमोनेटाइजेशन हुई तो बहुत सारे नोट, करेंसी नोट्स जो है बनाने का काम, नए सिक्के इशू करने का काम चल रहा था। तो वर्कर्स वर इनटू इमेंस प्रेशर, तो एंड दे वर हैविंग देयर ओन डिस्प्यूट, उनके कई सारे खुद के कंसर्न्स हो गए। सो दे सेड कि भाई इन डिस्प्यूट्स को वी नीड सम काइंड ऑफ अ रेजोल्यूशन फॉर दैट, एंड फॉर दैट पर्पस गवर्नमेंट केम विद द आइडिया कि भाई इससे पहले ये स्ट्राइक पर जाए या फिर ऐसे कोई और इश्यूज हो जाए, बिकॉज इट विल हैम्पर होल ऑफ द इकोनॉमिक फ्लो या मनी फ्लो पे इंपैक्ट करेगा। सो दे डिसाइडेड कि भाई हम क्या करते हैं, हम करेंसी प्रिंटिंग को और मिंटिंग प्रोसेसेस को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस डिक्लेयर करते हैं। तो आपकी जो वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में, सॉरी मध्य प्रदेश में आपकी जो मेन मिंटिंग और करेंसी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, गवर्नमेंट ने उनको पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में डाल दिया। इसका मतलब क्या होता है कि ये फैक्ट्रीज या ये इंस्टीट्यूशन या ये ऑर्गेनाइजेशंस अब अगर स्ट्राइक करते हैं तो ये कुछ सेट क्राइटेरियाज हैं, कुछ रूल्स हैं जो कि उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे। आइए देखते हैं कौन से वो रूल्स हैं जो उनको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहली बात दैट इज कि भाई गवर्नमेंट अगर किसी को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस डिक्लेयर करना चाहती है तो उसको कर सकती है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट अपने जुरिडिक्शन में आने वाली इंडस्ट्री को कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने, जैसे कि मिंटिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जुरिडिक्शन है तो उन्होंने इसके लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया। रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट का एरिया है तो दे कैन इशू अ नोटिफिकेशन, और जब वो नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई इस इंडस्ट्री को हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत पब्लिक यूटिलिटी सर्विस डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इसके साथ ही ये बात भी हो जाएगी कि फॉर द 6 months ऑनवर्ड्स फ्रॉम दैट नोटिफिकेशन 6 महीने के लिए ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में की कैटेगरी में रहेगा। तो मतलब कई सारे राइट्स जो हैं विद रिस्पेक्ट टू स्ट्राइक उसमें लिमिटेशन आती है, चले नहीं जाएंगे, रहेंगे, राइट स्ट्राइक कर सकते हैं, बट लिमिटेशन है। ये क्या लिमिटेशन है वो भी बात करेंगे इसके लिए भी, और हर 6 महीने में इसको रिन्यू करते रहना पड़ता है। और इसमें क्राइटेरिया कि 6 महीने से ज्यादा के लिए आप पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में उनको नहीं रख सकते, तो हर 6 महीने में गवर्नमेंट नए नोटिफिकेशन के साथ इसको रिन्यू करती रहती है। ऐसे ही ये हुआ था कोविड के टाइम पर पीरियड में भी, जब बैंकिंग को चालू रखने के लिए और अन्य इंटरप्टेड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी गवर्नमेंट ने बैंकिंग सर्विसेज को भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज डिक्लेयर किया था।
बिकॉज द एम्प्लॉइज वर इनटू इमेंस प्रेशर, उनको घर भी देखना है और अपनी हेल्थ भी देखनी है और साथ साथ वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा हो गया था उनके ऊपर, तो दैट वाज देयर। नाउ अब कौन सी रिस्ट्रिक्शन या प्रोहिबिशन लग जाती है स्ट्राइक्स और लॉकडाउन पे, स्पेसिफिकली अगर जब आप पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में आ जाते हैं। तो मैं जो प्रोविजन भी डिस्कस करने वाला हूँ, दीज आर स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू पर्सन्स एम्प्लॉयड इन द पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, उनके ऊपर अप्लाई होता है। तो सबसे पहली बात, अगर आपको स्ट्राइक करनी है तो 6 वीक का नोटिस देना पड़ेगा आपको। 6 वीक्स पहले जो है इसके लिए नोटिफिकेशन इशू, एक सेट फॉर्मेट में आपको अपने एम्प्लॉयर को नोटिफाई करना पड़ेगा कि आप स्ट्राइक पे जाएंगे, इस डिमांड अगर फुलफिल नहीं हुई तो। नाउ जब आपने नोटिफिकेशन दे दिया, 6 वीक्स हैं आपके यहाँ स्ट्राइक करने के लिए, लेकिन दूसरी बात यह कि 2 वीक जब आपने ये नोटिस दिया तो उसके साथ ही 2 वीक्स तक या 14 डेज तक आप स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे, ताकि एम्प्लॉयर को भी कुछ टाइम मिले उन डिमांड्स पर सोचने के लिए, विचारने के लिए, एंड टू कंसल्ट विद द मैनेजमेंट इफ रिक्वायर्ड। नाउ इसके अलावा एक तीसरी बात यह है, बिकॉज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट डिस्प्यूट रिड्रेसल की भी बात करता है, इनके समाधान की बात करता है, किसी भी तरह के विवाद की, इंडस्ट्रियल विवाद की समाधान की बात करता है। तो इसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर, उनमें से एक है कॉन्सिलिएशन का, जहां पे एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं और वहां पे कॉन्सिलिएशन का प्रोसेस जाता है, और यही लेबर कमिश्नर के ऑफिस में भी हो सकता है और फाइनली ट्रिब्यूनल या फिर कोर्ट के माध्यम से भी किया जा सकता है। तो तब तक के लिए अगर कॉन्सिलिएशन के प्रोसेस में ये पूरा का पूरा डिस्प्यूट है, तो उस डिस्प्यूट के जजमेंट या फिर बोले उस ऑर्डर या रिवॉर्ड के आने के बाद 7 दिन तक उसके बाद भी आप स्ट्राइक पे नहीं जा सकते, क्योंकि आपको अगर किसी भी तरह का जजमेंट आया, आप उससे नाखुश है, तो 7 दिन का आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जा सकते हैं, बिकॉज ये होता है अपील का पीरियड कि आप बाकी हायर अथॉरिटीज में अपील कर सकें। ये सारे प्रोविजन मैंने जैसे बोला ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज पर ही अप्लाई होती हैं, और इसके साथ ही जो बाकी के सारे जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में नहीं आती, वो सारी इंडस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, वो उनके वर्कर स्ट्राइक पर जा सकते हैं विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी नोटिफिकेशन फॉर द स्ट्राइक। ये सारे प्रोविजन है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के हिसाब से। बट इसमें कुछ चेंजेस आए जब गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि हम न्यू लेबर कोड लेके आएंगे, और कोड ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये बात आई कि स्ट्राइक्स लिमिट की जा रही है ना। वो लिमिटेशन क्या है वो उस पर हम बात करेंगे, और पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में क्या आता है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा एग्जांपल है रेलवे। क्यों आपको ऐसा करना पड़ता है? बिकॉज पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज मतलब लोगों से जुड़ी हुई सुविधाएं। अगर वो सुविधा लोगों से जुड़ी हुई है तो अगर आप स्ट्राइक पर जाते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। जैसे कि हमारी इंडियन रेलवे, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन्ड है, और इसमें अगर किसी भी तरह का इंटरप्शन होता है तो लोगों को बहुत नंबर में इससे दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, बहुत इशू हो जाता है। ऐसे ही आपका बस सर्विस, ऐसी आपकी सीवर सर्विस, सीवर मेंटेनेंस सर्विस, मतलब आपका जो एमसी काम करती है वैसी सर्विसेज, एंड सिमिलरली वाटर सप्लाई, ये सारी आपकी पब्लिक सर्विस यूटिलिटीज में कंसिडर कर ली जाती हैं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में कंसिडर कर ली जाती हैं। सो ये और कई सारे एग्जांपल्स में और भी हैं, एयरवेज एंड ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये सारे पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में कंसिडर किए जाते हैं। नाउ अब इसमें मैं आता हूं, अब नए चेंजेस क्या आए हैं विद न्यू लेबर लॉज या न्यू लेबर कोड 2020। इसमें सबसे पहली बात बोली गई कि अगर आपको स्ट्राइक करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक जर्नल फीचर ऐड कर दिया कि अब पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हो या नॉन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, मतलब कोई भी इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन अगर स्ट्राइक में उसके एम्प्लॉयज स्ट्राइक के लिए जाना चाहते हैं, सो क्लियर कट आइडिया दे दिया या क्लियर कट प्रोविजन डाला गया कि आपको 14 डेज का नोटिस देना ही पड़ेगा, और आप ये नोटिस जो है 60 दिन के लिए वैलिड है, तो 60 दिन के अंदर अंदर ही आपको स्ट्राइक करना पड़ेगा। अगर ये टाइम पीरियड क्रॉस कर जाते हैं, 60 दिन क्रॉस हो जाते हैं, तो एक नया नोटिस देना पड़ेगा, और बाकी प्रोविजन सेम है कि 14 डेज के बाद ही आप जो है स्ट्राइक पे जा सकेंगे। तो ये न्यू लेबर कोड ने ऐड किया। पुराने लॉ में, दैट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, पुराना बोलना भी ठीक नहीं है बिकॉज अभी ये इन प्रैक्टिस है, इन्फोर्सेबल है। सो नाउ अदरवाइज आपके पहले के एक्ट में ऐसा प्रोविजन नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो है
प्रियर नोटिस आपको डेफिनेटली देना है, बट दैट इज ओनली फॉर द पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, नॉट अदरवाइज। सो ये थे कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट, वेरी लार्ज एक्ट ऑल्सो, एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी ईपीएफओ एग्जामिनेशन ऑल्सो। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसको डिटेल में करना है। अभी मैंने आपको कुछ की कॉन्सेप्ट्स कराए हैं, जिससे की कॉन्सेप्ट का मतलब आप ये भी लेके चलिए कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम में आएंगे। तो अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यूअसली फॉलो करेंगे सो विल गेट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर्ड एंड रिवाइज्ड, अगर आप पहले से इस प्रिपरेशन में हो। नाउ इसका तरीका क्या है, या तो आप मेरी या सक्सेस ट्री की ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है फ्री लेक्चर्स की। अगर आपको कोई भी इशू है, अफोर्डेबिलिटी का इशू है, अगर आप कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ लीवरेज कि अभी आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो देयर इज अ होल यूट्यूब प्लेलिस्ट अवेलेबल, जिसमें हमने पूरा का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवाया था, बट इसे थोड़ा टाइम हो चुका है। द ओनली प्रॉब्लम इज कि इसे 2 साल हो चुके हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी, ये सारा मॉड्यूल भी मैंने कवर अप किया है फ्री यूट्यूब लेक्चर्स के फॉर्म में। वो आपको इस चैनल की, सक्सेस ट्री चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नाउ आप उसे रेफर कर सकते हो, और इसके अलावा आपको हमने हैंडआउट्स वगैरह भी प्रोवाइड किए, तो उनको भी आप रेफर कर सकते हैं थ्रू टेलीग्राम चैनल, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। नाउ बट अगर आप 2023 के ईपीएफओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो, तो यू नीड टू fasten your seat belt, बिकॉज कॉम्पिटिशन इस बार टफ होगा। पहले स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं था जब लास्ट टाइम ये पेपर हुआ, अब सबको आइडिया है और सब तैयार हैं, और हमने बहुत सारे 250 प्लस रिजल्ट तो हमने निकाले हैं। सो आई कैन इंश्योर दैट यू नीड टू गो फॉर द एडवांस कोर्सेज, यू नीड टू इंक्रीज योर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। सो फॉर दैट हमारे पास एडवांस कोर्सेज आ चुके हैं, आप हमारा फुल कोर्स परचेज कर सकते हो। अगर आप नए हो इस प्रिपरेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में अगर आप नए हो, जीएस का सिलेबस नहीं कवर अप कभी कवर अप किया, या फिर अच्छे से कवर अप नहीं हुआ है, तो आप हमारा एडवांस फुल कोर्स ले सकते हो। या फिर अगर आपको लगता है कि आप ऑलरेडी यूपीएससी की तैयारी में हो, बैंकिंग की तैयारी में हो, एसएससी की तैयारी में हो, या किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में हो आप, और आपने जनरल स्टडीज जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, और आपको लगता है आपने कवर अप किया है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश आपको लगता है आपने अच्छे से कवर अप की है, तो आप हमारा स्पेसिफिक मॉड्यूल भी ले सकते हो, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, जिसमें अकाउंटिंग भी साथ में मिलेगा आपको। सो ये पूरा मॉड्यूल हमने बनाया बिकॉज दिस इज स्पेसिफिकली टारगेटिंग आपका 2023 इंडस्ट्रियल रिलेशन 2023 का जो एग्जामिनेशन है फॉर दस, दैट इज आपका ईओ, एओ और एपीएफसी। तो इसको स्पेसिफिकली हम टारगेट करें, तो आप ये कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। यू विल गेट द लिंक ऑफ बोथ दिस कोर्सेज in the description of this video. ठीक है जी। Now whatever query concern you have, you can write me on my mail ID। मैं आपको अपना मेल आईडी भी यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। अगर आपको किसी भी तरह का क्वेरी है जो आप डिस्कस करना चाहें या उसका सोल्यूशन चाहें, तो माय मेल आईडी, आई होप इट इज विजिबल टू यू, दैट इज wisdom.deepak@gmail.com। इस पर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बट माइंड यू इट इज फॉर द एकेडमिक पर्पस, नॉट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। सो अगर आप कोर्स परचेज करना है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपका, तो इस वीडियो में एक आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएंगे, उन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द सपोर्ट सिस्टम वी हैव। दिस इज ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ की कॉन्सेप्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी सीरीज। दिस दीपक ठाकुर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।